पत्नी हार्मनी सेक्ट की लीडर है और मेरे पिता एक बहुत बड़े महाखलनायक सुपर विलन है और मैं हूँ विलन का बेटा गु चांगफेंग। मूल कहानी के अनुसार मेरे पिता ने मुझे तांग सान की बचपन की प्रेमिका लियू रुयान से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया है और मुसीबत ये है कि जैसे ही तांग सान को इस बात की भनक लगेगी वो मुझे ढूंढ निकालेगा और 3 दिन के अंदर मैं सड़कों पर मारा जाऊंगा। पूरी कहानी का प्लॉट जानकर इस दुनिया में ट्रांस माइग्रेट करने के बाद मुझे पता था कि मुझे बहुत तेजी से काम करना होगा। मैंने साफ साफ इस शादी से इनकार कर दिया, कोई चांस ही नहीं है। लियू रुयान और मैं बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। अगर आपको वारिस की इतनी ही तलब है तो मैं उससे शादी करने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। जाइए अपने लिए कोई और रखेल ढूंढ लीजिए। मेरे पिता गु आओचेन ने मुझे बेहद शांति से देखा। किसी भी महिला का नाम बताओ, बस वो एक अच्छे परिवार से होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड साफ होना चाहिए, मैं शादी की व्यवस्था कर दूंगा। तभी मेरे दिमाग में एक योजना चमकी। यह मेरे लिए सुरक्षित खेलने और कुछ समय खरीदने का सुनहरा मौका था। अपनी मुस्कान को मुश्किल से छिपाते हुए मैंने अपने पिता के बगल में खड़ी महिला अपनी सौतेली बहन की ओर इशारा किया और जानबूझकर अपनी आवाज तेज कर दी। मुझे गु किंगयुए पसंद है, मेरी सगाई उसी से कर दो, बात घर की घर में ही रह जाएगी। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले मेरी नसें तन गई। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरे पिता का गुस्सा कितना भयानक है। ये जोखिम भरा कदम सिर्फ एक बात पर दांव था, वो कभी भी अपनी ही बेटी की शादी मुझसे नहीं करेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। गु आओचेन और गु किंगयुए दोनों बिल्कुल शांत हो गए। कमरे की हवा एक पल के लिए जैसे जम गई थी। फिर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मेरे पिता के मुंह से एक बर्फ जैसा ठंडा शब्द निकला, बाहर निकल जाओ। अगले ही पल बटलर वांगबो ने मेरी छाती के एक प्रेशर पॉइंट पर जोरदार प्रहार किया। मेरे पूरे शरीर में सुन्नपन की एक लहर दौड़ गई। उसने मुझे अनाज की बोरी की तरह अपने कंधे पर लादा और दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। मैं पूरी तरह से दिशाहीन होकर इधर उधर झूल रहा था। मुझे सिर्फ इतना सुनाई दे रहा था कि मेरे पिता गु किंगयुए को सीमांत फ्रंटियर पर लौटने का आदेश दे रहे थे और उसके तुरंत बाद आधिकारिक दस्तावेजों पर मोहर लगने की आवाज आई। मुझे पूरे एक दिन के लिए बगल के कमरे में बंद कर दिया गया। मैं शादी को और ज्यादा टालने के तरीके सोच ही रहा था। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से एक तेज आवाज गूंजी। शुभ मुहूर्त आ गया है, समारोह का समय हो गया है। मैं अंदर बैठा अवाक रह गया। मेरे भीतर विद्रोह की एक लहर उठने लगी। मैं गु आओचेन की योजनाओं पर पानी फेरना चाहता था, लेकिन अगले ही सेकंड मेरे पेट के निचले हिस्से में एक अजीब सी तेज जलन महसूस हुई। मेरा दिल बैठ गया। मेरे पिता ने अपना मनचाहा काम करवाने के लिए गंदी चाल चली थी। ठीक उसी समय बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुला। दरवाजे पर एक सुंदर परछाई दिखाई दी। लियू रुयान काफी देर से दरवाजे पर खड़ी थी। जब कोई उसका स्वागत करने नहीं आया तो उसने खुद ही अपने सिर से घूंघट हटा दिया। उसने मुझे एक खाली भावहीन नजर से देखा और फिर सीधे जाकर चुपचाप रजाई के अंदर खिसक गई। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरे दिमाग में एक तूफान चल रहा था। तभी मेरे पीछे रजाई के अंदर से एक तिरस्कारपूर्ण आवाज आई, तुम अंदर आ रहे हो या नहीं? काम हो चुका है, अब ये नाटक बंद करो। मुझे पता था कि अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं अब तांग सान का दुश्मन बन चुका था। इसलिए मैं बिस्तर पर गया और एक सामान्य लहजे में बातचीत शुरू करने की कोशिश की। लियू रुयान, हमें मिले हुए काफी समय हो गया है। लियू रुयान ने घृणा से अपनी भौहें सिकोड़ी, करवट ली और मेरी ओर पीठ कर ली, मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने हल्के सुनहरे रंग के टेक्स्ट की एक लाइन चमक उठी, सिस्टम अलर्ट, मुख्य नायिका लियू रुयान की आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल एनर्जी साझा की जा रही है। आध्यात्मिक ऊर्जा जोड़ 1-9। मेरे दिमाग की बत्ती जली। अब सब कुछ समझ में आ रहा था। विलेन के साइडकिक के रूप में मेरे बोनस स्टेट्स मुख्य नायिका के साथ संबंध बनाने से बढ़ सकते थे। इस साझा बंधन के माध्यम से मुझे मूल कहानी याद आई। लियू रुयान जन्म से ही चार्म, फिजिक, आकर्षण की धनी थी। जब तांग सान ने उसे चांसलर की जागीर से बचाया था तो उसने उस प्रक्रिया में मुझे मार डाला था। उसके बाद तांग सान भागता रहा और लियू रुयान को हार्मनी संप्रदाय ने अपना लिया, जहाँ वो आगे चलकर उसकी नेता बन गई। यहाँ तक कि मेरे विलेन पिता भी उसके सामने टिक नहीं पाए थे। तभी लियू रुयान ने नोटिस किया कि मैं उसकी पीठ को घूर रहा था। उसने चिढ़कर करवट ली और बोली, क्या तुमने जी भरकर देख लिया? उसकी आवाज ने मेरी तंद्रा तोड़ी। मैंने खुद को शांत रखा और सहज बने रहने की कोशिश की। हमारी अभी अभी शादी हुई है। अगर मैं इतनी जल्दी तुम्हें देखने से ऊब गया तो हम अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ कैसे बिताएंगे? लियू रुयान ने एक ठंडी सांस ली और वापस दीवार की ओर मुड़ गई। तुम अभी खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रहे होगे, है ना? आसमान पर उड़ रहे होगे, सुहागरात और वो सब। हाँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैंने एक हल्की हंसी के साथ कहा, ज्यादा हवा में मत उड़ो। तुम्हें मेरा शरीर मिल सकता है लेकिन मेरा दिल कभी नहीं मिलेगा। उसकी आवाज में एक जिद्दीपन था। मैंने धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया ताकि वो सीधे मुझे देखे। हम अब पति पत्नी हैं, पूरी तरह से जायज। तुम्हें मेरे प्रति इतना शत्रुतापूर्ण व्यवहार क्यों करना है? लियू रुयान की आंखों में साफ घृणा देखकर मुझे पता चल गया कि ये तरीका काम नहीं करेगा। आधा दिन बीत जाने के बाद भी मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक भी पॉइंट वापस नहीं मिला था। मुझे नॉवल से याद था कि उसका तांग सान से गहरा लगाव था। अगर मैंने उस बात का सीधा सामना नहीं किया तो मेरे लिए उसका प्यार कभी नहीं बढ़ेगा। मैंने एक गहरी सांस ली और जानबूझकर 1 साल पहले की उस घटना का जिक्र किया जब मैंने उसका अपहरण करके उसे चांसलर की जागीर में लाया था और इसी बिस्तर पर बांध दिया था। ये याद आते ही लियू रुयान का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसका चेहरा लाल हो गया, आंखें गुस्से से जलने लगी। उसने मुझ पर हमला किया और मेरी कलाई पर जोर से अपने दांत गड़ा दिए। ये कोई हल्का हमला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी सारी दबी हुई कुंठा निकाल रही हो। मैं दर्द से कराह उठा लेकिन मैंने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। मैंने बस उसे काटने दिया। आखिरकार हम पति पत्नी हैं, क्या हम शांति से बात नहीं कर सकते? मैंने अपनी कलाई सहलाते हुए कहा। मुझे गुस्सा
और हंसी दोनों आ रही थी। भले ही मुझसे शादी करना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा सपना रहा हो, लेकिन सच यही है कि तुम अब मेरी पत्नी हो और ये सच बदलने वाला नहीं है। तो क्यों न हम अतीत को पीछे छोड़ दें और सच में एक ऐसा जोड़ा बने जो एक दूसरे का साथ दे। क्या वह बेहतर नहीं होगा? जैसे ही मेरे शब्द खत्म हुए, मेरी आंखों के सामने एक पारदर्शी पैनल फिर से तैरने लगा। सिस्टम अलर्ट। मुख्य नायिका लियू रुयान की आध्यात्मिक ऊर्जा साझा की जा रही है। आध्यात्मिक ऊर्जा जोड़ 1। खुशी से मेरा दिल उछल पड़ा। इस दुनिया में हर चरित्र के लिए किस्मत, लक सबसे मुख्य चीज होती है। मैं हमेशा बीमार और कमजोर क्यों रहता था? मैं कल्टीवेशन साधना के रास्ते पर क्यों नहीं चल पाता था? इसका इकलौता कारण ये था कि मेरा लक स्टैट बिल्कुल शून्य रॉक बॉटम पर था। इन सभी वर्षों में मेरे पिता गु आओचेन मुझे जीवित रखने के लिए दुर्लभ खजाने जुटा रहे थे और अभी मेरी किस्मत वापस शून्य से ऊपर उठने लगी थी। मैंने लियू रुयान को समझाना जारी रखा। मैंने उसे बताया कि जब मैंने उसे चांसलर की जागीर में कैद किया था तो मैं वो दरिंदा नहीं था जो वो मुझे समझती थी। असल में मैंने ऐसा उसे बचाने के लिए किया था। मैंने उसे बताया कि गु आओचेन के इशारों पर पूरा दरबार नाचता था, हर अधिकारी उनका वफादार कुत्ता था और उसने एक युवा महिला होकर अपनी कविताओं में उनका मजाक उड़ाने की हिम्मत की थी। मेरे पिता के आदेश दिए बिना ही कई अधिकारी सिर्फ उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए उसकी हत्या कर देते। अगर मैंने दखल नहीं दिया होता तो तुम अब तक जिंदा नहीं होती। लियू रुयान के चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ते देख मैंने बात को आगे बढ़ाया। मैंने उसे बताया कि उस रात कुछ भी नहीं हुआ था। उसे डराना मेरा मकसद नहीं था। असली मकसद तो बाहरी दुनिया और दरबारियों के लिए एक नाटक करना था, ताकि सबको लगे कि मैं बस अपने मजे के लिए उसे वहाँ लाया हूँ और कोई भी असली वजह का अंदाजा न लगा सके। भले ही लियू रुयान के लिए इस बात पर तुरंत विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन उसे मेरी बातों में कोई झूठ नहीं मिला। उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उसके दिमाग में एक विचार रेंगने लगा, क्या सच में उसने मुझे गलत समझा था? और ठीक उसी पल मेरे सामने एक और पैनल पॉपअप हुआ। सिस्टम अलर्ट। मुख्य नायिका के साथ भाग्य साझा किया जा रहा है। लियू रुयान का भाग्य, लक बढ़ रहा है, लक इंक्रीजिंग थी। एक ही झटके में मुझे समझ आ गया कि ये शेयर्ड लक सिस्टम कैसे काम करता है। मेरा इकलौता लक्ष्य था लियू रुयान की नजरों में अपनी स्वीकृति को बढ़ाना। गु चांगफेंग, ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो। मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। लियू रुयान ने झटके से अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर खुली बगावत और गुस्सा था। मैंने अपने अंदर उठ रहे उत्साह को लगाम दी और अपनी आवाज को बेहद कोमल और शांत रखा। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके चेहरे पर आ रही बालों की बिखरी लटों को धीरे से हटाते हुए कहा, ये सिर्फ सच है। तुम अभी मुझ पर विश्वास नहीं करती? कोई बात नहीं, इसे थोड़ा समय दो। हमारी शादी को जितना समय बीतेगा तुम खुद देख लोगी कि मैं असल में कौन हूँ। जब उसने मुझसे पूछा कि मैंने उस दिन उसे क्यों बचाया था, तो सिस्टम के और ज्यादा बोनस पॉइंट्स खोलने के लालच में मैंने एक झूठी कहानी गढ़ दी। मैंने उससे कहा कि मैंने उसे एक बार एक कविता सम्मेलन में देखा था और पहली ही नजर में मैं उस पर अपना दिल हार बैठा था। मैं उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था और उसी दिन मैंने चुपचाप ये तय कर लिया था कि एक दिन मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। ये शब्द लियू रुयान पर बिजली की तरह गिरे। उसके दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज हो गईं। भावनाओं के सैलाब में उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। सिस्टम अलर्ट। मुख्य नायिका लियू रुयान की आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार बढ़ रही है। मेरे होठों के कोने पर एक संतुष्ट मुस्कान तैर गई। मैंने अपनी बात जारी रखी और एक और झूठ बोला कि वो चांसलर की जागीर में इसलिए लाई गई थी क्योंकि जब मुझे पता चला कि सम्राट का अपमान करने के जुर्म में उसके पिता को जेल में डाल दिया गया है, तो मैंने तुरंत अपने पिता के प्रभाव का इस्तेमाल करके उन्हें बाहर निकालने का इंतजाम किया था। लेकिन ये शब्द मेरे मुंह से पूरी तरह निकले भी नहीं थे कि लियू रुयान ने मेरी चोरी पकड़ ली। उसने बताया कि जब 2 दिन पहले मेरे पिता गु आओचेन ने उस पर इस शादी का दबाव डाला था तो उसने खास तौर पर उनसे इस बारे में पूछा था और उन्होंने साफ कर दिया था कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसके पिता जेल में है और मैंने किसी को रिहा करने का कोई आदेश नहीं दिया था। ये जबरदस्ती की शादी पूरी तरह से गु आओचेन का अपना फैसला था। मेरी मुस्कान मेरे चेहरे पर ही जम गई। मैंने मन ही मन सोचा, मैंने सब कबाड़ा कर दिया। लियू रुयान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मुझ पर इस पूरे समय झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा कि मुझे देखकर उसे घिन आती है और मैं बिल्कुल गु आओचेन जैसा ही हूँ, उसी गंदी मिट्टी का बना हुआ। मैंने तुरंत उसका मुंह दबाया और अपनी आवाज को खतरनाक हद तक धीमा करते हुए उसे चेतावनी दी, मेरे बारे में तुम्हें जो बकवास करनी है करो, लेकिन मेरे पिता पर उंगली उठाने की जुर्रत मत करना। मैंने उसे याद दिलाया कि उसका पूरा परिवार अभी भी न्याय मंत्रालय की जेल में सड़ रहा है। अगर वो चाहती है कि वे सुरक्षित बाहर आएं, तो उसे अपनी जुबान पर लगाम रखनी होगी। तनाव को कम करने के लिए मैंने धीरे से उसके बालों को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन लियू रुयान ने मेरा हाथ जोर से झटक दिया और चिल्लाई, मुझसे दूर रहो। मैंने एक गहरी सांस छोड़ी और उस बात को वहीं छोड़ दिया। फिर मैंने बड़ी चालाकी से बातचीत का रुख उसके बचपन के दोस्त तांग सान की तरफ मोड़ दिया। मैंने उससे पूछा कि क्या वो मुझे इसलिए अपने करीब नहीं आने देना चाहती क्योंकि वो जानती है कि तांग सान के दिल में उसके लिए भावनाएं हैं। लियू रुयान के मुंह से अनजाने में ही निकल गया, तुम्हें भाई तांग सान के बारे में कैसे पता? मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि वो मेरे मुंह पर मुझे बेशर्म दरिंदा कहती है, लेकिन तांग सान को कितनी मिठास से भाई बुलाती है, जबकि इस वक्त वो मेरे बिस्तर पर लेटी हुई है। लेकिन हमारे बीच की दूरियों को मिटाने के लिए मैंने धैर्यपूर्वक उसे समझाया कि मैं उसे बेहतर तरीके से समझना चाहता था, इसलिए मैंने उसके अतीत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी निकाली थी। लियू रुयान ने मेरे शब्दों में छुपी उस हल्की सी जलन जेलसी को पकड़ लिया। उसके अंदर एक अजीब सी हल्की मीठी भावना जाग उठी। उसने तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद होने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अब इतने करीब से देखने पर उसे एहसास हो रहा था कि मैं वैसा गिरा हुआ इंसान नहीं था जैसा कि अफवाहों में बताया जाता था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने ईमानदारी से मुझे बताया कि वो और तांग सान सिर्फ भाई बहन की तरह है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस बात पर मैं धीरे से हंस पड़ा। मैंने उसे नरमी से अपनी बाहों में खींच लिया और चिढ़ाते हुए कहा कि मैं उसके इस खास दोस्त के बारे में सब
सब कुछ सुनना चाहता हूँ। इस हरकत ने लियू रुयान को दुविधा में डाल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तांग सान के बारे में मेरी इतनी परवाह करना अच्छी बात थी या बुरी। उसी दौरान राजधानी से कुछ 100 मील दूर एक सुनसान इलाके में तांग सान पहुंच चुका था। तारों से भरे आसमान की ओर देखते हुए वो अपने उत्साह को रोक नहीं पाया और चिल्ला उठा, 3 साल, आखिरकार मैं राजधानी लौट ही आया। वो लियू रुयान को अपने साथ ले जाने के लिए आ रहा था। तभी उसके दिमाग में एल्डर यू की आवाज गूंजी। उन्होंने चेतावनी दी कि क्लाउड मिस्ट संप्रदाय, क्लाउड मिस्ट सेक्ट के शिष्य के रूप में चांसलर के लोगों द्वारा पकड़े जाने का मतलब निश्चित मौत है। उन्हें चिंता थी कि लियू रुयान का जुनून तांग सान की कल्टीवेशन साधना को धीमा कर रहा था। लेकिन तांग सान अड़ा रहा। उसने कहा कि लियू रुयान उसकी प्रेरणा है, रुकावट नहीं। भले ही इसकी उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, उसे कोई पछतावा नहीं होगा। अंततः एल्डर यू ने बहस करना बंद कर दिया। इधर हमारे कमरे में लियू रुयान अपने और तांग सान के बारे में सीधी बात करने से बच रही थी। इसलिए मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बेहद कोमल शब्दों का इस्तेमाल किया। मेरा हर एक शब्द सच्ची परवाह और वजन से भरा था और देखते ही देखते मेरा लक स्टैट सीधे आसमान छूने लगा। मेरा दिल खुशी से पागल हो रहा था। ये साफ था कि ईमानदारी ही उसका दिल जीतने का सबसे बेहतरीन तरीका थी। मैं एक पल के लिए रुका, फिर मैंने लापरवाही से कहा कि मैं खुद तांग सान को ढूंढना चाहता हूँ और सीधे उससे पूछना चाहता हूँ कि लियू रुयान को लेकर उसके क्या इरादे हैं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब लियू रुयान ने खुद आगे बढ़कर मेरे गाल पर एक हल्का सा चुंबन किस दे दिया। उसी समय सिस्टम पैनल एक नए टेक्स्ट के साथ चमक उठा। भाग्य साझा किया जा रहा है। मुख्य नायिका लियू रुयान की आध्यात्मिक ऊर्जा इनेट चार्म फिजिक प्राप्त की जा रही है। प्रोग्रेस 1%, 2%, 3%। मुझे तुरंत समझ आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने निश्चित रूप से उसके भाग्य के पूरे 19 अंक साझा कर लिए थे और अब उसके स्नेह को और बढ़ाकर मैं उसकी विशेष काया, स्पेशल फिजिक को सोखना शुरू कर सकता था। नॉवेल में लियू रुयान इसी जन्मजात आकर्षण काया के दम पर शक्ति के चरम शिखर तक पहुंची थी। ये सब तब शुरू हुआ था जब वो और तांग सान भाग रहे थे और संयोग से हारमनी संप्रदाय की नेता से टकरा गए जिसने उसे अपना शिष्य बना लिया था। उसने रुयान को पौराणिक सेडक्शन एम्परर आर्ट सिखाया था जिसने उसे अंततः मेरे खलनायक पिता को हराने की शक्ति दी थी। मैं एक आदमी था, ये सच है, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह की क्षमता मुसीबत से बाहर निकलने में बहुत काम आ सकती है। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना एक विलन के बेटे की छवि पर ये बिल्कुल फिट बैठता था। चूंकि लियू रुयान ने अचानक खुद पहल की थी तो मैं इस मौके को यूं ही बर्बाद नहीं करने वाला था। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया, उसके गालों को छुआ और उसी तरह उसका जवाब दिया। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया। लियू रुयान ने लाल चेहरे के साथ मुझसे पूछा कि क्या अब मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन इनेट चार्म फिजिक का प्रोग्रेस बार अभी 100% तक नहीं पहुँचा था, इसलिए जाहिर है कि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने हल्के से उसकी ठुड्डी उठाई और पूछा, क्या तुम सच में मुझे इतनी बुरी तरह से संतुष्ट करना चाहती हो? लियू रुयान ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और वादा किया कि वो तांग सान से फिर कभी नहीं मिलेगी। बस उसने मुझसे तांग सान का जिक्र बंद करने को कहा। मैं एक सेकंड के लिए रुका। सच कहूँ तो मुझे तांग सान से कोई जलन नहीं थी। मुझे पूरी कहानी पता थी। एक साथ बड़े होने के बावजूद उन दोनों के बीच कभी कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था। ये सिर्फ तांग सान का एक तरफा प्यार था। मुझे तांग सान की दर्दनाक बैक स्टोरी अच्छी तरह याद थी। जब वो 9 साल का था तभी उसके माता पिता गुजर गए थे। वो लियू रुयान के पिता लियू चांकिंग के साथ रहने लगा जिन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला। लेकिन तांग सान पढ़ाई लिखाई में कभी अच्छा नहीं था। यह लियू रुयान ही थी जिसने हमेशा उस पर विश्वास किया और इसी वजह से वो उसे गहराई से चाहने लगा था। लेकिन लियू रुयान ने हमेशा उसे एक बड़े भाई के रूप में देखा और 2 बार उसके प्रेम प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। खुद को साबित करने की ठान कर तांग सान एक चिट्ठी छोड़कर 16 साल की उम्र में घर से निकल गया था। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में शामिल होने के बाद उसे एक अंगूठी मिली जिसमें एक संत की बची हुई आत्मा थी और वह बहुत तेजी से 7वें रैंक के गोल्डन कोर तक पहुंच गया था। ये मानकर कि वो आखिरकार उसके लायक हो गया है, वो वापस दौड़ा आया केवल ये जानने के लिए कि लियू रुयान को मैंने छीन लिया है और इसी गुस्से में वो मुझे वहीं काट डालता जहां मैं खड़ा था। तांग सान की ताकत वो नहीं थी जिससे मुझे डर लगता था, जिससे मुझे असल में सावधान रहना था। वो थी उसकी अंगूठी के अंदर मौजूद उस संत की आत्मा। मुझे कुछ देर शांत देखकर लियू रुयान की आंखों में एक कोमल सी गर्माहट आ गई। उसने पूछा कि क्या मैं अभी भी तांग सान के पीछे जाने की जिद पर अड़ा हूँ। मैंने एक गहरी सांस लेकर सिर हिलाया और उससे कहा कि मैं तांग सान को अकेला छोड़ने का वादा कर सकता हूँ, लेकिन उसने पहले जो किया वो अभी भी मेरे लिए काफी नहीं था। मेरी नजरें लगातार उस इनेट चार्म फिजिक के बढ़ते प्रोग्रेस बार पर टिकी थी। मुझे बहुत शानदार महसूस हो रहा था। ज्यादा स्किल्स होने में कोई नुकसान नहीं है, कुछ ना होने से तो बेहतर है। ठीक उसी पल तांग सान पागलों की तरह राजधानी की ओर दौड़ लगा रहा था। वो हर सेकंड करीब आ रहा था। लेकिन अच्छी रातें हमेशा के लिए नहीं रहती। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो लियू रुयान पहले ही जा चुकी थी, लेकिन बिस्तर की चादर का एक बड़ा हिस्सा जहाँ वो सोई थी काट कर निकाला जा चुका था। मैं उसे देखकर उलझन में पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बिस्तर की चादर का एक टुकड़ा क्यों ले जाएगी, शायद अपनी पवित्रता का सबूत छुपाने के लिए। तभी मेरी बहन गु किंगयुए कमरे में दाखिल हुई और उसके ठीक पीछे लियू रुयान खड़ी थी। मैं मुस्कुराया और लियू रुयान से पूछा कि क्या वो मेरी बहन को चाय परोसने गई थी, लेकिन लियू रुयान बस चुपचाप गु किंगयुए के
पीछे खड़ी रही। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। गु किंगयुए ने मुझे घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे पास खुद को घसीटकर बाहर लाने के लिए बस आधा पहर क्वार्टर आवर है। गु किंगयुए मुझ पर अचानक ऐसे भड़की जैसे कोई बहुत बड़ी दुश्मनी निकाल रही हो। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। कल रात की बातें याद आते ही मेरे चेहरे पर एक हल्की सी उदासी छा गई। मुझे थोड़ी चिढ़ भी हो रही थी, लेकिन मैं ये भी जानता था कि अगर गु आओचेन ने वो गंदी चाल न चली होती और लियू रुयान ने समझौता न किया होता तो कल रात कुछ भी नहीं हुआ होता और उसके बिना मैं जवानी में ही मरने की अपनी किस्मत को कभी नहीं बदल पाता। लेकिन अब न केवल मैंने लियू रुयान की किस्मत, लक और उसकी खास काया फिजिक को साझा कर लिया था, बल्कि मेरा शरीर भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस हो रहा था। ये सब सोचते हुए मेरे दिमाग में तानसान के लक स्टैट को लेकर भी उत्सुकता जाग उठी। आखिर वही तो मेरा सबसे बड़ा खतरा था। कहानी के नॉवेल के अनुसार तांगसान मेरी शादी के तीसरे दिन राजधानी लौटने वाला था। इसका मतलब था कि परसों ही मेरी मौत का दिन तय था। लियू रुयान के साथ सिर्फ एक रात गुजारने के बाद ही मुझे गु किंगयुए ने कमरे से बाहर बुला लिया था। गु किंगयुए के सामने लियू रुयान को इतना सहमा हुआ और आज्ञाकारी देखकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत अजीब महसूस हो रहा था। गु किंगयुए ने हमेशा मुझ पर अपना हुक्म चलाया था और अब जब मेरी शादी हो गई है तो वो मेरी पत्नी के पीछे भी पड़ गई थी। मैं कुछ कहने ही वाला था, लेकिन गु किंगयुए पहले ही लियू रुयान को लेकर आगे बढ़ चुकी थी। मैंने थोड़ा सोचा और फिर मुझे समझ आ गया, लियू रुयान सिर्फ गु किंगयुए की बातों में हाँ में हाँ मिला रही थी, क्योंकि उसके माता पिता अभी भी न्याय मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की जेल में बंद थे। लियू रुयान के साथ अपना शेयर्ड कनेक्शन बनाए रखने के लिए मैं जल्दी से उनके पीछे गया। लियू रुयान का हाथ पकड़ा और उससे मेरे साथ नाश्ता करने को कहा। मैंने चुपके से उसे तसल्ली भी दी, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा। तुरंत ही उसके शरीर का सारा तनाव पिघल गया। मेरे होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सिस्टम अलर्ट, जन्मजात आकर्षण काया, इनेट शाम फिजिक का प्रोग्रेस अब 19%, 20%। ये अचानक हुई बढ़ोतरी मेरे लिए पूरी तरह अप्रत्याशित थी। इसका मतलब था कि किस्मत, लक साझा करने के लिए आपको बहुत गहराई से प्यार में पड़ने या पूरी तरह से बंधे होने की जरूरत नहीं थी। उसके परिवार का सुरक्षित होना पूरी तरह से मेरे पिता की मेहरबानी है। तुम तो कल्टीवेशन साधना भी नहीं कर सकते। तुम एक बेकार और बीमार इंसान हो। आखिर तुम उसके परिवार को बचाने के लिए कर ही क्या सकते हो। गु किंगयुए ने मुड़कर मुझे पूरी तरह से घृणा भरी नजरों से देखा। मैं परेशान नहीं हुआ। मैंने बस उसे एक गर्मजोशी भरी सहज मुस्कान दी और उसे थोड़ा चिढ़ाने का फैसला किया। भले ही पिताजी ने मेरी सगाई तुमसे करने से मना कर दिया हो, लेकिन तुम्हें इतना गुस्सा दिल में रखने की कोई जरूरत नहीं है। गु किंगयुए की घृणा जैसे ही उलझन में बदली, सिस्टम पैनल अचानक मेरे सामने पॉपअप हुआ। सिस्टम अलर्ट, मुख्य नायिका गु किंगयुए का भाग्य लक साझा किया जा रहा है। भाग्य जोड़ 17 पॉइंट्स बढ़ा। मैं हैरान रह गया। लियू रुयान के मामले में मैंने जो सीखा था उसके अनुसार मुख्य नायिका का भाग्य साझा करने के लिए उसका मेरे प्रति स्नेह अफेक्शन बढ़ाना जरूरी था। इसका सीधा सा मतलब था गु किंगयुए के दिल में भी चुपके से मेरे लिए थोड़ी सी ही सही पर एक सॉफ्ट कॉर्नर लगाव पैदा हो गया था। थोड़ी ही देर में हम चांसलर की जागीर से निकल गए। गु किंगयुए ने मुझे एक लंबी नजर से देखा, मुड़ी और आगे चल रही बग्घी कैरेज पर छलांग लगा दी। मैंने लियू रुयान का हाथ पकड़ा और दूसरी बग्घी में चढ़ गया। जैसे ही हम अंदर गए, मेरी नजर उस नाश्ते पर पड़ी जो खास तौर पर मेरे लिए तैयार किया गया था। बाघ की हड्डी का सूप, कछुए का स्टू, हिरण का मांस, भुनी हुई किडनी और शहतूत के साथ उबले हुए सीप ऑयस्टर्स। ये सब पौरुष स्टामिना बढ़ाने के क्लासिक तरीके थे। मुझे हंसी आ गई। मानना पड़ेगा, मेरे पिता ने सच में हर बात का ध्यान रखा था। जब हम न्याय मंत्रालय की जेल पहुंचे तो मैं और लियू रुयान पैदल ही पीछे पीछे चलने लगे। गु किंगयुए उड़ते हुए जेल के प्रवेश द्वार पर पहले ही पहुंच चुकी थी। हमारे पहुंचते ही जेल का वार्डन गु किंगयुए के सामने पूरी इज्जत के साथ गहरे झुका। गु किंगयुए ने बस एक शब्द कहा, इन्हें रिहा कर दो। वार्डन ने अपना हाथ हिलाया और दर्जनों कैदियों को बाहर लाया गया। उस समूह में सबसे आगे लियू रुयान के माता पिता थे। एक पल के लिए उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वे दौड़कर आए और अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। हवा में सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। उसकी माँ उसे प्यार से दिलासा दे रही थी, जबकि उसका पिता किनारे खड़ा चुपचाप आंसू पोंछ रहा था। खुद को कोस रहा था कि उसने सम्राट का अपमान करके अपनी बेटी को इस मुसीबत में धकेल दिया। मैंने सही मौके पर आगे कदम बढ़ाया और अपने ससुर जी से कहा कि वे जिस बात से डर रहे थे वैसा असल में कुछ हुआ ही नहीं है। लियू रुयान के परिवार का रोना एकदम से रुक गया। लियू रुयान समझ गई कि उसके माता पिता किस बात की चिंता कर रहे थे। उसके गाल गुलाबी हो गए और उसने समझाया, वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा अफवाहों में कहा जाता है। वो बहुत कोमल जेंटल है। उसके माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें लगा कि उनकी बेटी बस उनका दिल रखने के लिए झूठ बोल रही है। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि मैं लियू रुयान के पीछे गया और धीरे से उसके कंधों पर हाथ रखकर पूरी ईमानदारी से कहा, हमारे बीच की गलतफहमी बहुत पहले ही दूर हो चुकी है। मेरे दिल में जो उसके लिए भावनाएं हैं वो पूरी तरह से सच्ची हैं। मैंने यहाँ तक कि एक गंभीर कसम भी खा ली, अगर मैंने कभी लियू रुयान को जरा सी भी चोट पहुँचने दी तो धरती और आसमान मुझे भस्म कर दें और मेरी आत्मा को कभी शांति न मिले। अगले ही पल वहाँ मौजूद हर इंसान अवाक रह गया। तभी मेरे सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन चमक उठा। सिस्टम अलर्ट, मुख्य नायिका लियू रुयान की आध्यात्मिक ऊर्जा साझा की जा रही है। लियू रुयान का अटूट प्रेम और समर्पण प्राप्त हुआ। वो पूरी तरह से तुम्हारी है। मैं खुद भी हैरान था। मुझे लगा था कि उसका स्नेह थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन इस हद तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब एक ही बार में हो जाएगा और मैं उसका दिल पूरी तरह से जीत लूंगा। लियू चॉन्किंग, ससुर जी ने गहरी कृतज्ञता के साथ मुझे सिर झुकाकर प्रणाम किया। ठीक है, बहुत हो गया ड्रामा। मास्टर लियू, कृपया जल्दी यहाँ से निकलिए, इससे पहले कि सम्राट का मन बदल जाए और यह एक नई मुसीबत बन जाए। गु किंगयुए की कड़कती आवाज
आवाज ने उस भावुक पल को बीच में ही काट दिया। लियू चांगकिंग और उनकी पत्नी ने रुंधे गले से लियू रुयान को अलविदा कहा और जल्दी से पास खड़ी एक बग्घी में चढ़ गए, जो तुरंत वहाँ से तेज रफ्तार में निकल गई। लियू रुयान बिना पलक झपकाए उस बग्घी को जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और वादा किया कि एक बार जब उसके माता पिता गाँव में सुरक्षित बस जाएंगे तो मैं उसे उनसे मिलाने ले जाऊंगा। लियू रुयान ने आंसुओं से भरी आंखों से मेरी ओर देखा और पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, मैंने पहले ही कसम खा ली है। इतनी छोटी सी बात के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम दोनों बग्घी में नहीं बैठ रहे हो तो खुद पैदल चलकर चांसलर की जागीर तक जा सकते हो। गु किंगयुए ने चिढ़कर आवाज लगाई और मेरी तंद्रा टूट गई। मैं लियू रुयान का हाथ पकड़कर बची हुई आखिरी बग्घी में चढ़ गया। अंदर का माहौल थोड़ा भारी था। गु किंगयुए पूरे रास्ते पत्थर जैसा चेहरा लिए बैठी रही। मैं चाहे कितना भी ढीठ क्यों न हो, लेकिन गु किंगयुए के ठीक सामने मैं लियू रुयान के साथ ज्यादा रोमांस नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने बस चुपचाप लियू रुयान का हाथ हल्के से दबाने का फैसला किया। लेकिन मेरे अचानक छुअन से लियू रुयान के मुंह से आश्चर्य की एक हल्की सी सिसकी गास्प निकल गई। गु किंगयुए ने अपनी भौहें सिकोड़ी। लियू रुयान घबराकर सफाई देने लगी कि उसे अचानक कुछ चुभ गया था, शायद कोई बटन या ऐसा ही कुछ। इस बीच मेरा जन्मजात आकर्षण काया का प्रोग्रेस लगातार बढ़ रहा। मैंने उसकी तरफ मुड़कर कहा, तुम तो खुद उड़ सकती हो ना, फिर तुम हमारे साथ इस बग्घी में क्यों ठुसी हुई हो? गु किंगयुए ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया, लेकिन उसने कहा कि साथ में चिपक कर बैठने की बजाय वो हम दोनों को ही लात मारकर बाहर निकालना पसंद करेगी। मैं उसे जाने के लिए उकसाता रहा और अजीब बात ये थी कि मैं जितना ज्यादा उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था, मेरे प्रति उसका स्नेह उतनी ही तेजी से बढ़ रहा था। फिर भी उसने वही जिद्दी मुखौटा पहने रखा और दावा किया कि वो बस थक गई है और बग्घी में आराम करना चाहती है। मैंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और जानबूझकर एक बात छेड़ दी। पिताजी के अनुसार तुम 4 दिन पहले उत्तरी सीमा नॉर्दर्न फ्रंटियर से भागकर राजधानी वापस आई हो, सिर्फ मुझे आखिरी बार देखने के लिए। गु किंगयुए ने अपनी आंखें सिकोड़ी और तीखी आवाज में बोली, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम एक कमजोर और बीमार इंसान हो, वरना तुम अब तक जमीन पर पड़े धूल फाक रहे होते। मैंने तुरंत जवाब दिया, मैंने तो बस सच बोला है और अब बड़ी बहन मुझे इसके लिए पीटना चाहती है। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? गु किंगयुए ने तुरंत पलटवार किया, ज्यादा खुद को अहमियत मत दो। दिन भर कुछ न करने वाले एक नाकारा इंसान की वैसे भी कोई खास अहमियत नहीं होती। सिस्टम नोटिफिकेशन। मुख्य नायिका गु किंगयुए का भाग्य लक अब 25 पॉइंट्स पर है। गु किंगयुए लगातार मुझे नाकारा बुला रही थी। अगर सिस्टम मुझे ये नहीं दिखा रहा होता कि उसका लक स्टेट लगातार बढ़ रहा है, तो मैं सच में मान लेता कि वो अपने दिल की गहराइयों से मुझसे नफरत करती है। मैंने अचानक अपनी बात का गियर बदला और गंभीर होकर उसे बताया कि किसी ने 3 दिन के अंदर मेरी जान लेने की धमकी दी है। गु किंगयुए की आंखों में पलक झपकते ही जानलेवा इरादे, किलिंग इंटेंट चमक उठे। उसने तुरंत पूछा कि मेरे पीछे कौन पड़ा है। मैंने लापरवाही से जवाब दिया, शायद किसी कल्टीवेशन संप्रदाय सेक्ट का कोई युवा मास्टर, यंग मास्टर होगा, शायद 7th रैंक गोल्डन कोर का हो, या हो सकता है कि एक स्टोन रैंक ट्राइबुलेशन ट्रांसेंडेंस का मास्टर हो। गु किंगयुए ने मुझे तिरछी नजर से देखा। उसे साफ शक हो रहा था कि मुझे एक स्टोन रैंक ट्राइबुलेशन ट्रांसेंडेंस का मतलब भी पता है या नहीं। उसके शक को दूर करने के लिए मैंने एक कहानी गढ़नी शुरू कर दी। 3 साल पहले एक कोठे ब्रॉथल पर एक वेश्या को लेकर मेरा किसी बाहरी आदमी से झगड़ा हो गया था। मैंने अपने आदमियों से उसे बुरी तरह पिटवा दिया था और अभी कुछ दिन पहले मुझे एक धमकी भरा खत मिला है। मैंने आगे कहा, उसमें लिखा था, 3 साल में पासा पलट जाता है, मेरी बात याद रखना। कभी किसी ऐसे आदमी को कम मत समझना जिसकी किस्मत खराब चल रही हो। उसने लिखा है कि वो 1 हफ्ते के अंदर मेरी जान लेने आएगा। मेरी जो 4 दिन पहले अचानक तबीयत खराब हुई थी, वो उसी खत को पढ़ने के सदमे से हुई थी। ये सब सुनने के बाद गु किंगयुए ने एक ठंडी हंसी, स्नीर हंसी। सिर्फ तुम्हारे जैसा एक लूजर ही किसी कोठे पर जाकर ऐसे दुश्मन पाल सकता है। तुम सच में मरने के ही लायक हो। लेकिन लियू रुयान से ये सब नहीं सुना गया। उसने गु किंगयुए से मेरी मदद करने की गुहार लगानी शुरू कर दी और वादा किया कि वो मुझे सुधारने की पूरी कोशिश करेगी। मैंने लियू रुयान की तरफ देखा। मुझे उस पर प्यार भी आ रहा था और झल्लाहट भी। अगर मैं और गु किंगयुए सामान्य भाई बहन होते तो शायद वो अपनी नई भाभी की विनती नहीं ठुकराती और मेरी मदद के लिए आगे आती। लेकिन हम तो सिर्फ सौतेले भाई बहन थे। न तो मैं और न ही पिताजी इस नाकारा बोझ को सुधार पाए हैं। गु किंगयुए ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम वो कर लोगी जो हम नहीं कर पाए? वो मेरी तरफ मुड़ी और ताना मारते हुए बोली, तो फिर खुद ही निपट लो उस 1st रैंक कल्टीवेटर से। और इतना कहकर गु किंगयुए एक चमकदार रोशनी की लकीर में तब्दील हुई और बग्घी से बाहर छलांग लगाकर आसमान में गायब हो गई।